गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे यानी अपनी प्रिपरेशंस भी पूरी मन लगा के कर रहे होंगे। इसी बीच मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ एंड कोशिश करती हूँ कि एज सून एज पॉसिबल अपनी वीडियो के थ्रू आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर पाऊँ। तो आज ही मेरी वीडियो है कि हम पेपर 1 को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं पेपर 1 में इन DSSB। एज यू नो कि पेपर 1 जो होता है उसके अंदर आप लोगों का एग्ज़ाम जो है उसमें अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेपर 1 जो होता है आपकी मेरिट को हाई करने में एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब मेरिट इसमें क्यों हाई होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपका जो पेपर 1 का सिलेबस होता है इट इज़ फिक्स्ड। आपको पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी दिया गया होता है। चाहे हम जनरल अवेयरनेस जीके की बात करें, ऑल्दो की जीके हर एक कोई बच्चा, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो जीके पूरी अच्छे से करके जाएगा या पूरे 20 में से 20 लाएगा, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बट स्टिल सिलेबस जो होता है आपके पास फिर भी प्रोवाइड होता है। देन यू हैव सिलेबस फॉर रीजनिंग ऑल्सो, यू नो द टॉपिक्स फॉर रीजनिंग। देन आप लोगों को हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का सिलेबस जो है दे रखा होता है। एंड इस बार तो DSSB ने आप लोगों का पेपर 2 का सिलेबस भी दिया है, तो इससे थोड़ा सा ईज़ और हो जाएगा। बट येस, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे एंड एग्ज़ाम से पहले आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, जो आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करेगा। दिस इज़ माई प्रॉमिस टू एवरीवन। सो सबसे पहले जब आप लोग एग्ज़ाम के लिए जाएंगे, यू नो दैट कि सबसे पहले जैसे ही आप अपना पेपर खोलेंगे, यू नो दैट 100% हमारा सेक्शन ए होता है, 100% हमारा 100 मार्क्स का हमारा सेक्शन बी होता है। सो हमें करना क्या है, जैसे ही आप लोग पेपर के ओपन करेंगे सबसे पहले आप लोगों को रीजनिंग मिलेगी। ठीक है, 20 मार्क्स आपके जो होंगे, 20 क्वेश्चन जो होंगे रीजनिंग के होंगे एंड हर एक क्वेश्चन का आपका एक मार्क्स होगा। रीजनिंग के बाद आपका जनरल स्टडीज़ या जीके या जनरल अवेयरनेस का कॉलम आ जाएगा 20 नंबर का, विच इज़ वेरी टाइम टेकिंग। तो इसीलिए इसी तरह से DSSB ने आप लोगों आपके क्वेश्चंस इस तरह से टॉपिक वाइज अरेंज करे हैं, ताकि क्योंकि आपको पता है DSSB का एग्ज़ाम जो होता है ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स देते हैं एंड एवरीवन वांट्स टू सेटल इन दिल्ली का एग्ज़ाम हर कोई क्लियर करना चाहता है। इसीलिए DSSB का एग्ज़ाम बाकी सारे एग्ज़ाम के कंपैरिजन में हार्ड होता है। येस, इसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क भी करना पड़ता है, बट येस साइड बाय साइड आप लोगों का लक भी बहुत काम करता है। तो इसीलिए अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चंस, अरेंजमेंट जो जिस तरह से टॉपिक दिए गए हैं वो इसीलिए सबसे इजी टॉपिक्स जो होते हैं इंग्लिश हिंदी वो बिल्कुल एंड में डाले गए हैं, ताकि आप लोगों का शुरू की रीजनिंग जीके और मैथ्स में ही टाइम वेस्ट हो जाए और काफ़ी बच्चे क्या होते हैं हिंदी इंग्लिश तक पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो आपको यही ट्रिक को समझना है, उसी ट्रिक को ध्यान में रख के अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। तो 20 नंबर की हमारी सबसे पहले रीजनिंग होगी, देन 20 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस आ जाएगा। देन यू हैव मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिक्स के बाद आप लोगों का इंग्लिश एंड हिंदी। तो काफ़ी बच्चे तो क्या होते हैं मैथ्स तक ही अटक जाते हैं, मैथ्स के एक क्वेश्चन में ही ऐसे घूम जाते हैं, सॉल्व करने बैठ जाते हैं, ज़िद में आ जाते हैं कि वो हिंदी इंग्लिश से तक जा ही नहीं पाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है जब आप एग्ज़ाम करेंगे, सबसे पहले और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट यू शुड बी स्ट्रेस फ्री। आप लोगों को बिल्कुल भी स्ट्रेस लेके एग्ज़ाम नहीं करना है। ऐसा तो बिल्कुल सोचना ही नहीं है कि एग्ज़ाम क्लियर होगा या नहीं। आई टोल्ड यू ऑलवेज, मैं हमेशा आपको ये बोलती हूँ कि अपने हार्डवर्क पे फोकस करिए। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में सोच के अपना परफॉर्मेंस को ख़राब मत करिए। आप बस अपना बेस्ट दीजिए और हमेशा ये ध्यान में रखिए कि डेफिनेटली आई विल क्रैक इट। मैं डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को इसी बार क्रैक करूँगा या करूँगी। तो जब आप एग्ज़ाम करेंगे आपको टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के लिए 35 to 36 सेकेंड्स ही मिलते हैं। इवन 1 मिनट भी पूरा नहीं है 200 क्वेश्चन करने के लिए। एक क्वेश्चन के लिए 36 अप्रॉक्सीमेटली आप लोगों को टाइम मिलता है, 36 सेकेंड्स का। तो आप जानते हैं कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे ही होते हैं जो रीजनिंग के होते हैं, जैसे कि कुछ मैथ्स के होते हैं, अगर ट्रिक से करेंगे तो 10-15 सेकेंड में ही हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, रीजनिंग की आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग के अंदर बच्चे फुल मार्क्स भी लेते हैं और रीजनिंग की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आई डोंट थिंक कि कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत है आप लोगों को। रीजनिंग आपकी प्रैक्टिस फिर भी अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं यू कैन परचेज, अदरवाइज यूट्यूब चैनल से भी अगर आप अध्ययन मंत्रा के संदीप सर की क्लासेस लेंगे तो सारे की सारी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है जो सॉल्व हो रहे हैं। इवन हर एक टॉपिक वाइज क्वेश्चन है, 30-40 क्वेश्चन आप लोगों की करते करते ही प्रैक्टिस होती रहेगी। एंड जो सर के समझाने का तरीका है इट इज़ ऑल्सो वेरी ब्रिलियंट। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं जनरल अवेयरनेस पे, जनरल जीके पे, जिससे काफ़ी सारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो आप बिल्कुल भी जीके को लेके स्ट्रेस मत लीजिए। आप जितना मर्जी पढ़ लीजिए जीके को, तभी भी आप लोग फुल स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितना हो सके जीके उतना ही पढ़ें। आप लोग एक
आपको पता है जीके के अंदर हमारी साइंस भी आ जाती है, जनरल साइंस भी आ जाती है, सोशल साइंस भी आ जाती है, ठीक है। जनरल आपकी स्टडीज़ आ जाएगी, स्टैटिक जीके। मैं करंट के चक्कर में नहीं बोलूँगी, सी अगर आपकी करंट नॉलेज, जनरल नॉलेज बहुत अच्छी है तब तो आप करंट अफेयर्स कर लेंगे, अदरवाइज़ जीके के अंदर ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ वो आप लोगों का इतना टाइम ले लेगी कि आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं कर पाएंगे। तो जीके जितना हो सके उतना करिए, कोशिश करिए जितना भी हो पाए, अदरवाइज़ लेकिन उसके पीछे लगने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसको दिमाग से एकदम निकाल दीजिए कि मुझे इसका सिलेबस पूरा करना है, क्योंकि कोई भी पर्सन नहीं है जो इसका सिलेबस पूरा कर सके। नेक्स्ट आ जाती है आपकी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए मैंने आपको बताया, रीजनिंग और मैथमेटिक्स आप लोगों की रेगुलर प्रैक्टिस मांगती है, रेगुलर स्टडीज़ मांगती है। आपको करना क्या है, अपना रजिस्टर मेंटेन करना है फॉर रीजनिंग ऑल्सो। उस पर अच्छा लिखिए रीजनिंग, जिसमें आप लोग जितनी भी ट्रिक्स होंगी रीजनिंग की, टॉपिक कर रहे हैं, सिलॉग कर रहे हैं या सीरीज़ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप एक एक क्वेश्चन की ट्रिक लिखते जाइए। एक एक क्वेश्चन मतलब एक जैसे क्वेश्चन की ट्रिक लिख दीजिए, ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 2, ऊपर टॉपिक डालिए, ताकि एग्जाम टाइम पे आप लोगों को ट्रिक्स जो होंगी ना, जब आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, वो ट्रिक बहुत हेल्पफुल होंगी, आपका टाइम बहुत बचाएंगी। इसीलिए ऐसा नहीं है कि सॉल्व कर दिया और हमने छोड़ दिया, नहीं, ट्रिक को साथ साथ नोट डाउन करिए हर एक टॉपिक की, ताकि आप लोगों को एग्जाम टाइम पे जब रिवीजन का टाइम आ सके, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम ना मिले तो एटलीस्ट आप ट्रिक देख लें कि इस क्वेश्चन की ऐसी ट्रिक है। सिमिलरली मैथमेटिक्स की ऑफकोर्स लॉन्ग मेथड से आपको जाना पड़ेगा। शॉर्ट ट्रिक आप तभी सीख सकते हैं मैथ्स की जब आपको लॉन्ग मेथड की अंडरस्टैंडिंग हो। तो ऑफकोर्स लॉन्ग मेथड के लिए आप राकेश यादव सर की क्लासेस भी देख सकते हैं, आप DS सर की क्लासेस भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा समझाया हुआ है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। और साथ में आपको ट्रिक ज़रूर नोट करनी है, अलग मैथ्स का रजिस्टर बनाना है। आप बिलीव मी, आपको ट्रिक्स जो होंगी इतनी हेल्प करेंगी, पर आपको बस क्या करना है, आपका ये रूल बनाना है कि मुझे हर एक टॉपिक की, अगर पाइप्स एंड सिस्टम्स कर रहे हैं या टाइम एंड वर्क कर रहे हैं, आप लोग ट्रिक वहीं की वहीं लिखते जाइए। यू नो दैट कि 15 सेकेंड में आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। देन हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। इंग्लिश में भी आप लोगों को 8-9 क्लास की ग्रामर की बुक, अगर आप प्राइवेट स्कूल में कहीं जॉब कर रहे हैं तो आपको लाइब्रेरी से भी आप इशू करा सकते हैं। आप 8-9 तक की ग्रामर की बुक कर लीजिए, ग्रामर से डीपली पढ़िए। कोई पहले बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिफोर गोइंग टू यूट्यूब चैनल। और बुक के बाद ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप टीचर हैं तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगी अपनी को टीचर से। और अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप NCERT की भी ग्रामर की बुक खरीद सकते हैं, ऑक्सफोर्ड की आप खरीद सकते हैं, ग्रामर प्लस की बुक आती है। 8-9 की बुक इज़ इनफ, आप उसको अच्छे से पढ़िए। उसके बाद ही आप यूट्यूब चैनल पे DS सर की क्लासेस देख सकते हैं, आप लोग नीतू मैम की क्लासेस देख सकते हैं फॉर दी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो थोड़े से क्रिटिकल टॉपिक्स हैं, राइट। और आप लोगों को इस तरह से तैयारी करनी है, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि हाँ ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है तो उसका कुछ शॉर्ट मतलब वो टॉपिक को कहीं नोट कर लीजिए। जो जिसमें बच्चे जनरली डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच में कर देते हैं, कई बार एक्टिव पैसिव में गलती कर देते हैं, वो कैबलरी जो है नीतू मैम की आपकी बुक है, तो डेफिनेटली आप उसके लिए जा सकते हैं। एंड येस, प्रीवियस ईयर्स करना बिल्कुल मत भूलिए, प्रीवियस ईयर्स को एनालाइज करिए, देखिए कि कुछ इंग्लिश में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं डेफिनेटली आप लोगों की हेल्प करूँगी, मुझे बस एक वीकेंड चाहिए, मैं आपको बताऊँगी इंग्लिश के प्रीवियस ईयर्स में इंग्लिश के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं, हिंदी के कौन से आए हुए हैं, कौन से टॉपिक से आए हुए हैं, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊँगी, बट ऑन सैटरडे एंड संडे ओनली। देन हम लोग आ जाते हैं हिंदी के ऊपर। हिंदी में भी मैं यही बोलूँगी, किसी भी स्कूल की अगर आप कहीं भी टीच करते हैं, ग्रामर की बुक आप इशू करा लीजिए लाइब्रेरी की, 8-9 लेवल की इनफ है, सारे के सारे ग्रामर के टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको। समास के क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं, अलंकार के आ जाते हैं, समानार्थी शब्द आ जाते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। उसके बाद राहुल सर की आप अध्ययन मंत्रा पे क्लासेस देख सकते हैं। जो जितने भी प्रीवियस ईयर्स की जो टेंशन है, जो आप कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर्स कहाँ से करें, बिलीव मी आप करिए, आपको इवन दिख भी जाएगा ये DSSS में ये अब इधर आया हुआ है, वो UP टेट में आया हुआ है, CTET में सारे क्वेश्चन सर ने करा रखे हैं। आप लोगों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज से 3-4 साल पहले वाली वीडियोस देखना, पूरी सीरीज़ है, आपको सारी की सारी, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपका लिंक शेयर कर दूंगी, आप मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। सारी की सारी 40-45 वीडियोज़ है जिसमें सारा का सारा आपका हिंदी कवर हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को इस तरह से करना है। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता चुकी हूँ। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एनालाइज करना और स्ट्रेस फ्री रहना है, क्योंकि जब हम अगर टेंशन लेते हैं ना एग्जाम टाइम पे, तो कई बार पता है ऐसा होता है कि हमें आते हुए क्वेश्चंस भी होते हैं ना, हम भूल जाते हैं। हम लोग मल्टीप्लिकेशन में गलती कर देते हैं, हम डिवीजन में गलती कर देते हैं एग्जाम टाइम पे जब स्ट्रेस होता है। इसीलिए बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर आपको अपना एग्जाम करना है। एंड गो फॉर लेस बुक्स, आपको कम से कम बुक्स अपने पास रखनी है पढ़ने के लिए। इतना सारा पाइल अप करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक बुक पढ़िए पर अच्छे से पढ़िए। ऑलमोस्ट सारी बुक सेम होती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ वो एडवर्टाइजमेंट के लिए किया जाता है कि ये वाली बुक अच्छी है, ये वाली बुक अच्छी है। पर जनरली अगर NCERT की कोई बुक लेते हैं
एक ही बुक पे स्टिक रहिए और प्रीवियस ईयर्स करिए। डेफिनेटली अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे आप लोगों का एग्ज़ाम डेफिनेटली क्रैक होगा। एक और चीज़ मैं बता दूं आप लोगों को कि पेपर 1 पेपर 2 आप लोग पूछते हैं कैसे मैनेज करें, इसी इट्स इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। जिससे मैं कैसे करती थी, जैसे मैंने एक हफ़्ता इंग्लिश कर लिया तो मैं पूरा टाइम इंग्लिश ही करती रहती थी, फिर अगला एक हफ़्ता मैंने हिंदी कर लिया तो हिंदी कंप्लीट कर लिया, देन मैथ्स करा तो मैथ्स के पीछे, हाँ बीच में बोर्डम होता है आपको 5-6 दिन के बाद तो आप कोई और सब्जेक्ट अपना पेपर 2 उठा लीजिए, पर इस तरह से आप जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करिए ताकि आप लोगों के पास रिविजन का भी टाइम हो, ठीक है। एंड डोंट स्टिक टू वन क्वेश्चन। एग्जाम टाइम पे आपको एक क्वेश्चन पे अटक के नहीं रहना है कि ये तो मैं सॉल्व करके रहूँगी, ये तो मैं सॉल्व करके रहूँगा, नहीं। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन आपको बहुत टाइम ले रहा है तो उसको छोड़िए और आगे बढ़िए, क्योंकि आपको लास्ट वाले इंग्लिश हिंदी के सेक्शंस पे आना है, क्योंकि रीजनिंग इंग्लिश और हिंदी ये तीनों सेक्शंस जो होते हैं बहुत स्कोरिंग होते हैं। मैथ्स भी आपके मार्क्स कट कराता है, जीके भी आपका मैथ्स कट कराता है, और नेगेटिव मार्किंग का ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि हर एक क्वेश्चन पे 0.25 आप लोगों के मार्क्स डिडक्ट होंगे, हर एक करेक्ट क्वेश्चन पे 1 नंबर मिलेगा। तो आप लोगों को नेगेटिव, अगर आपको लगता है कि हाँ अगर गेस अगर कर रहे हैं पर अगर आप 80-90% श्योर हैं गेस में तभी आप उसको करिए, अदरवाइज लीव इट। आपको मेन है कि क्वेश्चन मैक्सिमम करने हैं और ये भी ध्यान रखना है साथ में 200 में से कम 170-180 क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि 180 क्वेश्चंस में से मैक्सिमम अब आप लोगों के करेक्ट क्वेश्चंस हो, राइट। स्टिल अगर आपको कैसा भी डाउट है यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि आप टीजीटी नेचुरल साइंस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।